हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, ये मिसलेनियस इसमें क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कूइंग और बबलाना निम्न में से बाड़ी विकास की कौन सी अवस्था है? कूइंग और बबलाना जो है वो बाड़ी विकास की अवस्थाएं कौन सी है? बाड़ी विकास की अवस्था की बात की जाए तो बाड़ी विकास की अवस्था जो है वो इसे हम दो भाग में भी डिवाइड करते हैं। एक आपकी पूर्व अवस्था होती है और दूसरी आपकी क्या होती है? बाड़ी विकास पूर्व की अवस्था और बाड़ी विकास के बाद की अवस्था। मतलब आपका इसको हम दो टाइप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक आपका जो होता है वो बाड़ी विकास की जो है वो भाषा प्राथमिक अवस्था होती है, दूसरी आपकी क्या होती है? पूर्व अवस्था होती है। उसी की बात कर रहा है कूइंग और बबलाना। बच्चा इस अवस्था में बाड़ी विकास की अवस्था होती है, इसमें शिशु जो होता है वो क्या करता है? कूइंग करता है, मतलब कुछ कूकता है, ठीक है, कुछ बोलने का प्रयास करता है, वही आपकी क्या होती है? कूइंग कहलाता है। बबलाना मतलब वो अपने हाव भाव के माध्यम से कुछ ऐसे वर्ड को निकालता है जिसे हम बबलाना कहते हैं। जैसे पापा, फाफा, ऐसे कर करके क्या करता है? वर्ड को वो निकालता है। तो वही जो हमारी प्रक्रिया होती है उसे हम बबलाना के नाम से जानते हैं। और कूइंग मतलब कुछ ऐसे ध्वन्यात्मक शब्दों को वो क्या करता है? निकालने का प्रयास करता है, तो वो आपकी कूइंग की अवस्था होती है। तो यही कह रहा है कि कूइंग और बबलाना जो है वो बाड़ी विकास की कौन सी अवस्था के अंतर्गत आती है? ए ऑप्शन आपका प्रथम अवस्था है, बी ऑप्शन आपका मध्य अवस्था है, सी ऑप्शन आपका द्वितीय अवस्था है और डी ऑप्शन आपका अंतिम अवस्था है। तो कूइंग और बबलाना जो है वो बाड़ी विकास की अवस्था के अंतर्गत आता है। तो यह जो आपका है मध्य अवस्था के अंतर्गत आता है। किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो यह जो आपका है वह आपका किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो यह जो आपका आएगा वह मध्य अवस्था के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो यह आपका जो है वो मध्य अवस्था के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? तो इसे हम जो है वो मध्य अवस्था के अंतर्गत से जानते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मानव के मस्तिष्क कोश की अस्थियां परस्पर किस प्रकार की संधि से जुड़ी होती हैं? जो मानव का मस्तिष्क कोश होता है उसमें पाई जाने वाली जो अस्थियां हैं, जो बोन्स हैं, वो बोन्स आपकी किस संधि से, कौन सा ऐसा ज्वाइंट है जिससे वो अटैच होती है, जिससे वो जुड़ी होती है? ए ऑप्शन आपका चल संधि है, बी ऑप्शन आपका अपूर्ण संधि है, सी ऑप्शन आपका अचल संधि है और डी ऑप्शन आपका कब्जा संधि है। ठीक है, तो जो मानव मस्तिष्क कोश की अस्थियां होती हैं वो परस्पर आपकी अचल संधि से जुड़ी होती हैं। ठीक है, किससे? आपकी अचल संधि से जुड़ी होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये किस संधि से आपकी जुड़ी होती हैं? तो ये अचल संधि से जुड़ी होती हैं। और क्या है? क्यों? क्योंकि ये क्या होती है? मूवेबल नहीं होती, ये इसमें किसी भी प्रकार का आपका मूवमेंट नहीं होता, इसलिए इसे हम अचल संधि के, ऐसी संधियां जिसमें किसी प्रकार का आपको मूवमेंट नहीं देखने के लिए मिलता, मतलब गति उसमें किसी प्रकार की नहीं होती, उसे हम अचल संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मानव शरीर में जो क्या है, मानव मस्तिष्क जो होता है या मानव जो शरीर है उसमें छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की आपको अस्थियां देखने के लिए मिलती हैं, जो संधियों के माध्यम से एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से जुड़ी होती हैं। हमारा जो मानव मस्तिष्क है, हम ह्यूमन में अनेक प्रकार की छोटी और बड़ी अस्थियां जो होती है वो क्या होती है, देखने के लिए मिलती हैं, जो किसी न किसी जोड़ के, चाहे वो हाथ का जोड़ हो, चाहे वो पैर का जोड़ हो, चाहे वो घुटने का जोड़ हो, चाहे मस्तिष्क का जोड़ हो, किसी न किसी जो प्रकार के संधियों से वो क्या होती है, जुड़ी होती है। ठीक है, तथा और क्या करती है, ये जुड़ करके शरीर को ढांचा प्रदान करती हैं। जब ये अस्थियां जुड़ती है तो शरीर को एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, और स्ट्रक्चर मतलब उसे ढांचा प्रदान करती है और उसे एक आकार बनाने में मदद करती है। ठीक है, जब ये ज्वाइंट जुड़ जाते हैं तो ये जो है जुड़ने के बाद एक शरीर को आकार प्रदान कर लेते हैं, तो हमको देखने के लिए मिल जाता है कि हाँ ये किसी चीज का स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, तो कुछ संधियां ऐसी होती है जो बहुत हार्ड होती है, जहां पर बहुत उनको मजबूती मिलती है, और कुछ संधियां जो होती है वो क्या होती है आपकी
वैसी होती है जहाँ पे उनका हार्डनेस नहीं होता, सॉफ्टनेस होती है, ठीक है। जहाँ पर कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर मजबूत हड्डियां जो होती हैं उसे उसमें क्या होते हैं आपके तंतु या स्नायु होते हैं। जो आपकी मजबूत बोन्स होती है उस बोन्स में आपको तंतु या स्नायु देखने के लिए मिलते हैं, जो क्या करते हैं अस्थियों को बांधने के अलावा विभिन्न अंगों को गति प्रदान करते हैं। ये जॉइंट को जोड़ने के अलावा जो क्या करते हैं आपको गति भी प्रदान करने का कार्य करते हैं, ठीक है। चल संधियां ऐसी संधियां जिनमें क्या है आपका मूवमेंट होता है, चलने फिरने में हमारे लिए आसानी से फिर सकते हैं, ठीक है। कब्जा संधि ये क्या करते हैं ज्वाइंट्स जो होते हैं उनको जोड़ने का ये भी संधियां आपको देखने के लिए मिलती हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। फलों एवं सब्जियों में लाल रंग निम्न कणों की उपस्थिति के कारण होता है। जो हमारी फल और सब्जियां हैं इन फल और सब्जियों में जो लाल रंग होता है, जैसे आपका टमाटर हमको देखने के लिए लाल रंग मिलता है, गाजर हो गई, इन सब चीजों में जो लाल रंग की उपस्थिति होती है वो किस कारण होती है। ए ऑप्शन आपका फ्लेविनॉइड्स है, बी ऑप्शन आपका एंथ्रोसाइनिन है, सी ऑप्शन आपका क्लोरोफिल है और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी है। तो ये जो लाल सब्जियों में लाल रंग होता है ये क्या होता है आपका एंथ्रोसाइनिन के कारण पाया जाता है। किसके कारण? एंथ्रोसाइनिन जो है इसकी उपस्थिति के कारण हमारी सब्जियों में लाल रंग जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फ्लेविनॉइड्स की बात करें जैसे आपके लहसुन वगैरह में होते हैं, इस प्रकार की जो सुगंध आती है उसमें ये होता है, ठीक है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो आपका क्लोरोफिल होता है इसकी उपस्थिति के कारण जो आपकी पत्तियां होती हैं वो क्या होती है ग्रीन होती हैं। जिन पौधों में क्लोरोफिल की जितनी अच्छी मात्रा उपस्थित होगी उतनी अच्छी उनकी पत्तियां जो हरी आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हमारी जो पत्तियां होती है वो आपकी हरी देखने के लिए मिलती हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस उत्पाद के लिए उटाई की प्रक्रिया की जाती है? इसमें से कौन सा उत्पाद है जिस उत्पाद के लिए हम उटाई की प्रक्रिया करते हैं? ए ऑप्शन आपका नायलॉन है, बी ऑप्शन आपका रेशम है, सी ऑप्शन आपका रुई है और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी है, ठीक है। तो क्या है आपका उपरोक्त सभी है। तो किस उत्पाद के लिए हम ओटाई की प्रक्रिया करते हैं? ओटाई मतलब हम क्या करते हैं उसको निकालते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका नायलॉन, बी रेशम, सी रुई और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो रुई है इसके लिए हम ओटाई की प्रक्रिया करते हैं। किसके लिए? तो जो आपका रुई है इस रुई के लिए हम क्या करते हैं ओटाई की प्रक्रिया करते हैं। किसके लिए? तो जो रुई है इस रुई के लिए हम ओटाई की प्रक्रिया आपको करते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। रुई के लिए हम ओटाई की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। जब रुई का उत्पादन किया जाता है तो उसे ओटाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे आपके कपास की चूंकि ये प्रक्रिया ये पौधा रुई हमको प्राप्त कहाँ से होती है? ये हमको कपास के प्लांट से ही प्राप्त होती है। जो कपास का पौधा होता है वहां से हमको रुई जो है वो प्राप्त होती है। जब उसके कोए जो होते हैं वो कोए से बीज व रेशे दोनों, जब कोए में क्या होते हैं आपके बीज और रेशे दोनों उपस्थित होते हैं। जब हम कपास के कोए को लेते हैं तो उसको देखने में हमको उसमें बीज भी आपका पाया जाता है और आपके रेशे भी पाए जाते हैं। तो उन्हीं रेशे से, ठीक है, रोटाई के माध्यम से रुई को अलग कर लिया जाता है और जो उसके बीज होते हैं उसके बीज का हम क्या करते हैं अलग कर लेते हैं। तो रुई जो है उसका हम वस्त्र उत्पादन में उपयोग कर लेते हैं। जो उसके बीज होते हैं उस बीज का हम खली बनाने में, तेल बनाने में इसका क्या कर लेते हैं उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। यह प्रक्रिया जो होती है आपकी हाथ से भी करते हैं हम रुई को अलग। जैसे अगर हमको कम स्तर पर रुई निकालना है तो हम हाथ से उसको प्रक्रिया कर लेते हैं, लेकिन अगर व्यापारिक स्तर पर हमको इस रुई को निकालना है तो उसके लिए मशीन का भी उपयोग किया जाता है। तो दोनों तरीके से हाथ से और मशीन से इन दोनों तरीके से किया जाता है। रुई से जो है वो कपास से रुई को अलग किया जाता है और इस जो कपास से रुई को अलग करने की प्रक्रिया को हम गिनिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जो गिनिंग होती है उसे हम कहते हैं, ठीक है। आपका यहाँ से जो है वो क्या
आता है क्वेश्चन कि कपास से रुई को अलग करने की प्रक्रिया को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम गिनी के नाम से जानते हैं। नायलॉन है, नायलॉन को हम धो और पहने रेशा के नाम से जानते हैं। नायलॉन जो होता है फ्लेक्सिबल रेशा होता है, किसी भी व्यक्ति को ये क्या करते हैं, धारण कर सकता है इसे, और इसके साथ साथ जो है कोई भी व्यक्ति इसे धारण कर सकता है। और इसके साथ साथ जो आपके ऐसे होते हैं, मतलब जैसे आपके जाने वाले, जैसे आपके जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, कंफर्ट होता है नायलॉन पहनने में। वस्त्रों में सबसे कंफर्ट आपका ये होता है कि इसे हम धो पहने, इसीलिए कि आसानी से हम इसको धुल सकते हैं और पहन सकते हैं। जैसे आपके प्लेयर्स वगैरह जितने भी होते हैं उन सब के लिए ये वस्त्र जो होता है वो फिट होता है। ठीक है, रेशम जो होता है, रेशम हमारे लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, रेशम जो है इसे वस्त्रों की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये है आपका, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ऊन की आणविक संरचना में सबसे कमजोर जोड़ कौन सा होता है? क्या है, जो ऊन की आणविक संरचना होती है, इस आणविक संरचना में सबसे कमजोर जोड़ आपको कौन सा देखने के लिए मिलेगा? ए ऑप्शन आपका आर्जिनिन जोड़ है, बी ऑप्शन आपका अम्लीय जोड़ है, सी ऑप्शन आपका सोडियम जोड़ है, और डी ऑप्शन आपका सल्फर जोड़ है। तो ऊन की आणविक संरचना में सबसे कमजोर जोड़ जो है वो आपका कौन सा जोड़ देखने के लिए मिलेगा? तो जो अम्लीय जोड़ है यह सबसे कमजोर जोड़ देखने के लिए मिलेगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सबसे कमजोर जोड़ है वो क्या करता है, आपका अम्लीय जोड़ आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस जोड़ से जो है, अगर जिन ऊन के रेशे में इस प्रकार का जोड़ पाया जाता है वह ऊन के रेशे आपको कमजोर दिखने के लिए मिलते हैं। वो काफी कमजोर होते हैं, इसके रेशे क्या होते हैं, काफी कमजोर होते हैं। ठीक है, भीगने के बाद इनकी मजबूती जो होती है और भी कम हो जाती है। भीगने के बाद जो ये ऊन होते हैं, इनके रेशे जो होते हैं वो क्या लगभग 25 से 30% जो है वो कमजोर हो जाते हैं। तो इसकी जो संरचना होती है, अगर हम जोड़ के जो रेशे हैं उसको हमको प्राप्त हुए हैं, तो इनकी जो मजबूती है जब हम इसको भिगवाते हैं तो लगभग 25 से 30% जो है वो कम हो जाती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पॉलिस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंजक कौन सा है? ऐसा कौन सा रंजक है जिसका उपयोग हम पॉलिस्टर के लिए करते हैं? ए ऑप्शन आपका एंजोइक्स है, बी ऑप्शन आपका डिस्पर्स है, सी ऑप्शन आपका बेसिक है, और डी ऑप्शन आपका रिएक्टिव है। ठीक है, तो पॉलिस्टर के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त रंजक का हम उपयोग करते हैं वह आपका एंजोइक्स रंजक है। कौन सा आपका एंजोइक्स रंजक है, इसका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। पॉलिस्टर के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त रंजक है उससे हम एंजोइक्स रंजक के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंजोइक्स रंजक का ही हम उपयोग पॉलिस्टर के लिए वस्त्रों पर करते हैं। ठीक है, अगर पॉलिस्टर की जाए तो पॉलिस्टर के जो तंतु होते हैं वो दीर्घ श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं। इनकी जो श्रृंखला होती है, इनके जो अणु होते हैं वो लंबी श्रृंखला वाले होते हैं, जो आपको कहाँ से आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे इनका निर्माण हम क्या करते हैं, कोयला हो गया, जल हो गया, वायु हो गया तथा पेट्रोलियम से जो उत्पादित तत्व होते हैं उनसे इनको निर्मित किया जाता है। पॉलिस्टर को हम कैसे निर्मित करते हैं, तो कोयला का उपयोग करते हैं, उसमें जल का उपयोग करते हैं, वायु का उपयोग करते हैं, और इसके साथ साथ जो आपके पेट्रोलियम से निर्मित जो उत्पाद हैं उन उत्पादों के उन तत्वों से इसका निर्माण होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी बुनाई में 2 तंतु ताना और 2 तंतु बाना होता है? इसमें से ऐसी आपकी कौन सी बुनाई है जिसमें आपका 2 तंतु जो है वो ताने का रहेगा और 2 तंतु जो है वो बाने का रहेगा? बुनाई की प्रक्रिया में हम दो प्रकार से करते हैं। पहली बात तो उसमें जब हम करघे पर उसको सेट करते हैं तो एक आपका ताना सेट करती है, दूसरा आपका बाना सेट करते हैं। ठीक है, तो उसी में जिसमें 2 तंतु हमारा जो है वो ताना का रहेगा और 2 तंतु आपका बाना का रहेगा। ए ऑप्शन आपका स्विवेल बुनाई है, बी ऑप्शन आपका डबल क्लॉथ बुनाई है, सी ऑप्शन आपका डॉबी बुनाई है, और डी ऑप्शन आपका प्लेन बुनाई है।
ठीक है। तो बुनाई की ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें हम दो तंतु ताना और दो तंतु का बाना का प्रयोग करते हैं, वह प्रक्रिया जो है, वह बुनाई जो है, वो आपकी डबल क्लॉथ बुनाई है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट ऑप्शन। कौन सी बुनाई है? आपकी डबल क्लॉथ बुनाई है। ठीक है, ये क्या होती है? डबल क्लॉथ बुनाई के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, इस बुनाई में जो होता है, वस्त्र बनाने के लिए ताने और बाने के 2 सेट लगाए जाते हैं। ताना का भी आपका 2 सेट लगाया जाता है और बाना का भी 2 सेट लगाया जाता है। दो जो क्या होते हैं, ऊपर और नीचे रहते हैं, मतलब एक 2 ऊपर रहेंगे और 2 नीचे रहेंगे। और क्या होता है, इस प्रकार के वस्त्रों में क्या होती है, तहें बनती जाती है और ये वस्त्र आपको देखने में एकदम सेम दिखते हैं। ठीक है, आपका जैसे हम क्या कहते हैं ना, टू साइडेड क्लॉथ, मतलब हम इधर से भी पहन सकते हैं और उधर से भी पहन सकते हैं। देखने में दोनों साइडेड की क्लॉथ जो होते हैं वो सेम दिखते हैं। सेम मतलब कलर से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि कलर हम कोई भी उसमें डाल सकते हैं। ताने में अलग कलर डाल देंगे, बाने में अलग कलर डाल देंगे, तो क्या है, तो कलर का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। बट क्लॉथ की जो बुनावट होती है और सारी प्रोसेस होती है, वो आपको सेम देखने के लिए मिलती है। हम इधर से उस क्लॉथ को पहन सकते हैं, उधर से भी उस क्लॉथ को पहन सकते हैं। जैसे शाल वगैरह अगर हम लेते हैं तो हम देखते हैं ना कि इधर भी हम वो शाल का उपयोग कर सकते हैं, उधर भी शाल का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। बट बुनाई जो होती है उसमें डबल क्लॉथ होती है, दोनों साइड वो क्या होती है, बुनाई आपकी सेम देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो यह जो बुनाई होती है वो आपकी डबल क्लॉथ बुनाई के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, जो रखते हैं। ये जो होता है, बाकी आपकी डाबी बुनाई को हम चिड़िया की आंख वाली बुनाई के नाम से जानते हैं। यह उभरी हुई बुनाई आपकी होती है। प्लेन बुनाई जो होती है, इसमें एकदम मतलब सिंपल बुनाई आप। अंडे के सफेद भाग में गाढ़ापन का मुख्य कारक निम्न में से कौन सी प्रोटीन होती है? अंडे के सफेद भाग में जो गाढ़ापन होता है, उसमें किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण वह गाढ़ापन देखने के लिए मिलता है? ए ऑप्शन आपका एवेडीन है, बी ऑप्शन आपका एरेचिन है, सी ऑप्शन आपका जीन है और डी ऑप्शन आपका आयोम्यूसिन है। तो जो आयोम्यूसिन प्रोटीन है, इसकी उपस्थिति के कारण अंडे के सफेद भाग में आपको गाढ़ापन देखने के लिए मिलता है। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी होगा। जीन प्रोटीन ये आपकी क्या है, आपकी जीन जो प्रोटीन है, ये आपकी जीन या जाइन मक्के में पाई जाने वाली आपकी प्रोटीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, साल्मोनेला समूह निम्न में से किस भोज्य पदार्थ को प्रभावित करते हैं? जो आपका साल्मोनेला समूह है, वह निम्न में से आपका कौन से भोज्य पदार्थों को प्रभावित करता है? ए ऑप्शन आपका अंडा है, बी ऑप्शन आपका मांस है, सी ऑप्शन आपका ए एवं बी दोनों है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो साल्मोनेला समूह है, यह आपके अंडे को भी प्रभावित करता है और मांस को भी प्रभावित करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या है, जो है ये क्या है, इस साल्मोनेला समूह जो है वो आपको इसमें प्रभावित करता, मांस को भी प्रभावित करता है और आपके अंडे को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ताजे अंडे में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? जो हमारा ताजा अंडा होता है, उसमें क्या नहीं पाया जाता, हम क्या अनुपस्थित होता है, किसको देखकर हम कह सकते हैं कि यह अंडा जो है आपका ताजा अंडा है? ए ऑप्शन आपका वाई कोस्ट नहीं पाया जाता, बी ऑप्शन आपका वाई परत, सी ऑप्शन आपका वाई सेल और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो ताजा अंडा होता है उसमें आपका वाई शेल नहीं पाया जाता है। वाई शेल की अनुपस्थिति ताजे अंडे में होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अंडे का जीवन जो है वो क्वेश्चन नंबर 11, अंडे का जीवन निम्न में से कौन सा भाग होता है? अंडे का जीवन निम्न में से कौन सा भाग होता है? ए ऑप्शन आपका अंडे की सफेदी, बी ऑप्शन आपका अंडे की जर्दी, सी ऑप्शन आपका अंडे की जो है, सी ऑप्शन आपका अंडे का पीला भाग और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो अंडे का जो जीवन होता है वो क्या होता है, जो अंडे की जर्दी होती है वही आपका अंडे का जीवन होता है। तो अंडे की जो जर्दी होती है वह अंडे के जीवन के नाम से जानी जाती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मांस की सतह को निम्न में से क्या कहा जाता है? जो मांस की सतह होती है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन आपका सार्कोमोनेला है, बी ऑप्शन आपका सार्कोलेमा है, सी ऑप्शन आपका फोलेजन है और डी ऑप्शन आपका एसोफर्स है। तो अंडे का मांस की सतह जो होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम सार्कोलेमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से उसे जाना जाता है? तो उसे सार्कोलेमा कहा जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसके मांस को पोर्क कहा जाता है? इसमें से किसका कौन सा ऐसा है जिसके मांस को हम पोर्क के नाम से जानते हैं? ए ऑप्शन आपका गाय है, बी ऑप्शन आपका बकरी है, सी ऑप्शन आपका सुअर है और डी ऑप्शन आपका हाथी है। तो जो सुअर का मांस होता है उसे हम पोर्क के नाम से जानते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मांसपेशियों के बीच में उपस्थित अर्ध तरल द्रव को क्या कहा जाता है? मांसपेशियों के बीच में जो आपका अर्ध तरल लिक्विड फॉर्म होता है उसे किस नाम से जानते हैं? ए ऑप्शन आपका मायोग्लोबिन कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका सार्कोप्लाज्म कहा जाता है और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त दोनों कहा जाता है और सी ऑप्शन आपका उपरोक्त दोनों और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो मांसपेशियों के बीच में उपस्थित अर्ध तरल द्रव होता है उसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसे सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आओ इनहिबिटर अंडे के किस भाग में उपस्थित रहता है? आओ इनहिबिटर अंडे के किस भाग में उपस्थित रहता है? ए ऑप्शन आपका अंडे की जर्दी में, बी ऑप्शन आपका अंडे के पीले भाग में और सी ऑप्शन आपका अंडे के सफेद भाग में और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो आओ इनहिबिटर अंडे के किस भाग में उपस्थित होता है? तो जो आओ इनहिबिटर होता है ये अंडे का जो सफेद वाला भाग होता है उसमें यह उपस्थित होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन।